दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? शानदार। पिछले एक दो दिनों की बहुत गड़बड़ घटनाओं से बड़ा मन खिन्न रहा, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा अलग वीडियो बनाऊं। मैं वैसे भी एजुकेशन फील्ड से ही हूं, तो मैंने आज एक शब्द ढूंढ के लाया, आर्य। तो आर्य शब्द एनसीईआरटी में बहुत गलत तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आर्य शब्द का अर्थ मैंने अभी गूगल भी किया। आर्य शब्द का अर्थ गूगल में भी श्रेष्ठ और पूज्य बताया जा रहा है, और ऋग्वेद में आर्य शब्द को उत्तम गुणवान पुरुष से बताया गया है। तो उत्तम गुणवान पुरुष जो होता है उसको आर्य कहा गया है। या आपने रामायण और महाभारत में भी सुना होगा, पत्नियां जो है वो अपने पति को हे आर्यपुत्र कहकर संबोधित करती हैं। जो हमने पुरानी रामायण और महाभारत में देखा, तो हे आर्यपुत्र कह के संबोधित करती है। तो इसको जाति से जोड़ दिया गया। हमारे यहाँ भारत का दुर्भाग्य यह रहा कि आजादी के बाद जो हमारा इतिहास है वो वामपंथियों के हाथ में दे दिया गया। तो वामपंथी इतिहासकारों ने इसे क्या किया, आर्य शब्द को तोड़ मोड़ के जाति से जोड़ दिया, और आर्यों की उत्पत्ति को मध्य एशिया से बताया गया कि आर्य जो है वो एक जाति के लोग हैं। और वो बहुत लोग फिर अब उसको गोरे होते हैं, ऊंची नाक वाले होते हैं, बड़ा कपाल होता है, हाइट बहुत होती है, ऐसा वैसा। तो ये सारी चीजें किसी में भी हो सकती है। एक फाइटर जो जाति है जो बार निरंतर लड़ती रही है, मान लीजिए, तो उनके घर में भी स्वाभाविक तौर पे पहलवान का बेटा पहलवान ही होगा, और इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर। तो अब जिन परिवारों में सामान्य तौर पर मतलब हमलावरों से ज्यादा है, हमारा जो सिंध प्रांत है और हमारा जो पेशावर से ऊपर का जो प्राचीन भारत का हिस्सा है, ज्यादातर आक्रमण वहीं से होते थे। मुझे अभी दो हिस्से अफगानिस्तान के दो किले जो एक फिल्म में भी बताए गए हैं, उनके नाम याद नहीं आ रहे हैं। तो नहीं तो हमारे जो भी राजा अशोक और जितने भी राजाओं ने पहले पूरे भारत पे शासन किया है, वो उन दो किलों पर मुख्य रूप से उसको कंट्रोल में करके रखते थे। लेकिन जब उन पे कंट्रोल हट गया तो वो पेशावर से होते हुए दिल्ली तक हमलावर आ जाते थे। तो इतिहासकार वामपंथी क्या बता रहे हैं कि ये आर्य वो जाति है जो मध्य एशिया तरफ से आई है, और यहां आकर उन्होंने अनार्यों पे हमला किया और उन्हें दास बनाया। तो ये आर्य शब्द एक विशेषण है जिसको उत्तम जाति का नहीं, उत्तम गुण का, उत्तम जाति का बताया गया वामपंथियों ने, जबकि इसका अर्थ ऋग्वेद में बताया गया है उत्तम गुणों का पुरुष या गुणवान पुरुष। गुणवान साधारण तौर पे हम गुणवान कहेंगे, उस समय के अगर परिदृश्य में देखें तो उत्तम गुणवान मतलब गुणों में भी जो उत्तम है आचरण करने वाला, साधारण गुणवान नहीं, उत्तम गुणवान पुरुष जो गुणों के शीर्ष पर है, उसे आर्य कहा गया। अब इसका उल्टा है अनार्य। तो अनार्य यहां पर कोई भारत के मूल निवासी नहीं है। जो अनार्य कहा गया है कि आर्यों के आने से पहले अनार्य यहां रहते थे और आर्यों ने उन पे हमला किया। तो अनार्य ऐसा कुछ नहीं है। अनार्य का मतलब है जो व्यक्ति उत्तम गुणवान नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई निम्न स्तर का व्यक्ति हो, या ऐसा नहीं, जिसमें उत्तम गुण भी ना हो, यानी गुण भी होना जरूरी नहीं है, उत्तम गुण होना जरूरी है। यानी गुणों में भी अति उत्तम गुण हो, यदि उन्होंने उस समय के अनुसार, मैं बता रहा हूं, आज के समय के अनुसार वैसा राम का चरित्र मिलना या कृष्ण का या उस समय के जो पुरुष है वैसा चरित्र मिलना आज के समय में संभव नहीं है। तो उसको हम गुणवान से ना कहें, उत्तम गुणवान से समझे। यानी अनार्य वो व्यक्ति कहलाएगा जो उत्तम गुणों से युक्त नहीं है। अब यहां पे आप एक प्रसंग देखिए रामायण में, मंथरा जो रहती है कैकई की जो सेविका है, या जो कैकई को उसके राज्य से उसके जो पिता है उसके साथ जैसे वो आते थे ना, जिसको आज के समय में दहेज कहते हैं, या कोई स्त्री पुरुष जो है उनके मित्र वगैरह या सेवक वो आ जाया करते थे, तो वो रानी राजकुमारी रही, तो शादी के वक्त वो भी इनके साथ दाई माँ जैसी वो आ गई अयोध्या नगरी में। तो मंथरा ने कैकई को भड़काकर राम के राज्याभिषेक से बिल्कुल पहले भरत के लिए षड्यंत्र रचा। तो एक जगह आकर उन्हें अनार्य और अनार्या, यानी मंथरा को अनार्या कहा गया। इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति या पुरुष या महिला जो उत्तम गुणों से युक्त उस समय नहीं है। तो ये आर्य और अनार्य का अंतर है, इसमें जाति का कोई संबंध नहीं है। तो ये एनसीईआरटी की बुक्स में 6th में ये चीजें पढ़ाई जा रही हैं।
तो हम यही कहते हैं कि ये सारी चीज़ों को सही मायने में सही जगह पर रखा जाए। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय।